सुमित्रा नंदन पंत जी। वैसे अगर हम हमारे कवि के नाम का सिंधी विच्छेद करें तो सुमित्रा नंदन मतलब होगा सुमित्रा माँ के बेटे, मतलब लक्ष्मण जी। और जिस प्रकार लक्ष्मण जी प्रकृति के बड़े प्रेमी थे, ठीक उसी प्रकार सुमित्रा नंदन पंत जी भी प्रकृति से बहुत प्रेम करते थे। और हमारी इस कविता में कवि सुमित्रा नंदन पंत जी ने इसी प्रकृति का वर्णन किया है, बिल्कुल एक खूबसूरत भारतीय महिला की तरह। और जिस तरह एक भारतीय महिला 1-2 टन ज्वेलरी और 2-4 बोरी मेकअप के बाद बहुत ही खूबसूरत लगती है, ठीक उसी तरह कुड़कुड़ाती हुई ठंड के बाद जब वसंत ऋतु का मौसम आता है और गांव खुद को पेड़ पौधों और फूल पत्तियों के गहने से सजा लेते हैं, तो वो बड़े ही खूबसूरत नजर आते हैं, बिल्कुल किसी खूबसूरत लड़की की तरह। और इसी ठंड और गर्मी के बीच आने वाले वसंत ऋतु में गांव की खूबसूरत सी वादियों को ही हमारे कवि इस कविता में बताते हैं। वैसे एक बात पता है, वसंत ऋतु वैलेंटाइन डे के दिन से ही चालू होती है। अब ये मत पूछना भैया ये वैलेंटाइन डे कब आता है, हाँ। और जो कि सुमित्रा नंदन पंत जी ने हमारी इस कविता में प्रकृति का वर्णन एक स्त्री की तरह किया है, शायद इसीलिए हमारी इस कविता का नाम है ग्राम श्री, जिसमें टोटल 7 स्टैंजाज हैं, जिन्हें हम एक एक करके पहले तो एनिमेशंस की मदद से समझेंगे एंड देन वर्ड बाय वर्ड पूरे स्टैंजा को पढ़ेंगे। तो चलिए जी फिर पोयम शुरू करते हैं। पापा थोड़ा साइड में हो ना। हाँ। और थोड़ा सा। हाँ। अपने पैर इधर करो। अरे क्यों इधर करूं? ओके। हाँ। मैं पढ़ाई करने जा रहा हूँ। तो हमारे पहले काव्यांश में कवि कहते हैं, जब हम गांव को देखते हैं तो दूर दूर तक खेतों में फैली हरियाली को देखकर ऐसा लगता है जैसे गांव हरे रंग में मखमल का कोमल सा कपड़ा पहने हो। और जब उस हरियाली में सूरज की रोशनी पड़ती है तो ऐसा प्रतीत होता है जैसे उस मखमल के कपड़े के ऊपर कोई जालीदार कपड़ा बिछा गया हो। कुछ ऐसे जैसे आपकी क्रश मखमल का लहंगा पहनी हो जिसके ऊपर जालीदार कपड़े की एम्ब्रॉयडरी की गई हो। और जैसे आपकी क्रश की रगों में खून बहता है, वैसे ही जब सूरज की किरणें नए नए उगे हुए पत्तों से पास होती है तो उन्हें भी देखकर ऐसा लगता है जैसे प्रकृति की रगों में खून बह रहा हो। और आखिरी में कवि कहते हैं, गांव के ऊपर उस आसमान को देखकर ऐसा लगता है जैसे गांव अपने सर में पल्लू डाल रखा हो, जैसे आपकी शादी के वक्त आपकी होने वाली पत्नी अपने सर पे पल्लू डालेंगी। पूछा किसी ने? पूछा किसी ने? नहीं। तो इन्हीं बातों को कवि हमारे पहले काव्यांश में लिखते हैं। और हमारी पहली पंक्ति में कवि खेतों में दूर तक फैली उस हरियाली को मखमल के कपड़े के साथ कंपेयर करते हुए कहते हैं, फैली खेतों में दूर तलक। दूर तलक मतलब होता है दूर तक, मतलब कि खेतों में दूर तक फैली हुई है मखमल की कोमल हरियाली। मखमल एक तरह का बहुत ही कोमल सा कपड़ा होता है, मतलब कि खेतों में दूर तक फैली हुई है मखमल की तरह कोमल हरियाली, लिपटी जिससे रवि की किरणें। रवि मतलब होता है सूरज। और उस दूर तक फैली हुई हरियाली में सूरज की किरणें ऐसी लिपटी हुई हैं जैसे चांदी की सी उजली जाली। उजली मतलब होता है चमकदार, मतलब कि सूरज की किरणें उस हरियाली में ऐसे लिपटी हुई हैं जैसे मखमल कपड़े में चांदी की चमकदार जाली लिपटी हो। आगे की पंक्ति में कवि पतले पतले पत्तों से पास होती सूरज की रोशनी देखकर कहते हैं, तिनकों के हरे हरे तन पर। तिनका मतलब होता है एकदम छोटा सा पत्ता, और तन मतलब होता है शरीर, मतलब नए नए उगे उन पत्तों पर हिल हरित रुधिर है रहा झलक। हिल मतलब होता है हिलता हुआ, हरित मतलब हरे रंग का, और रुधिर मतलब होता है खून। मतलब कि हरे हरे पत्तों से जब सूरज की रोशनी पास होती है तो ऐसा लगता है जैसे पत्तों में हरे रंग का खून बह रहा हो। और आगे की पंक्ति में
कवि बादलों के बारे में बताते हुए कहते हैं, श्यामल भूतल पर झुका हुआ। श्यामल मतलब होता है डार्क कलर, इसीलिए श्री कृष्ण को भी श्याम कहते हैं, मतलब जिनका रंग डार्क हो। और भूतल मतलब होता है जमीन, मतलब इस डार्क ग्रीन कलर की जमीन को चारों ओर से घेरा हुआ नभ का चिर निर्मल नील फलक। नभ मतलब होता है आसमान, चीर मतलब कपड़ा या फिर पल्लू, और फलक मतलब होता है अनंत तक फैला हुआ। मतलब कि इस हरे रंग की धरती को चारों ओर से घेरा हुआ वो आसमान का पल्लू है जो नीले रंग सा अनंत तक फैला हुआ है। तो हमारे इस स्टैंजा में कवि ने हमें 4 बातें बताई। पहली, खेतों में दूर तक फैली हरियाली मखमल के कपड़े की तरह प्रतीत होती है। दूसरी, उस दूर तक फैली हुई मखमल जैसी हरियाली में जब सूरज की किरणें पड़ती हैं तो ऐसा प्रतीत होता है जैसे किसी ने मखमल के कपड़े के ऊपर चांदी की जाली बिछा दी हो। तीसरी बात, पत्तों से पास होती सूरज की किरणों को देखकर ऐसा लग रहा है मानो पत्तों में खून बह रहा हो। और चौथी और आखिरी बात, गाढ़े हरे रंग की पृथ्वी के ऊपर आसमान को देखकर ऐसा लगता है जैसे पृथ्वी नीले रंग की पल्लू को डाली हो। अच्छा जी, तो आगे बढ़ने से पहले ये रहा हमारे इस स्टैंजा से आपके लिए एक छोटा सा नन्हा सा और प्यारा सा सवाल आपकी स्क्रीन पर। और आपका सवाल है, श्यामल भूतल पर झुका हुआ, इस पंक्ति में श्यामल शब्द का क्या अर्थ है? एंड आपके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए हल्का रंग, ऑप्शन बी गाढ़ा रंग, ऑप्शन सी पीला रंग या ऑप्शन डी काला रंग। आंसर आपको नीचे कमेंट्स में देना है और आंसर लॉक करने के लिए आपका 5 सेकंड का समय शुरू होता है अब। और सही जवाब है ऑप्शन बी गाढ़ा रंग। तो बढ़ते हैं हमारे अगले काव्यांश की ओर। तो साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। तो हमारे अगले काव्यांश में कवि कहते हैं कि इस खूबसूरत से वसंत ऋतु में जब गेहूं में बाली आ जाती है, उस समय की हवाएं इतनी अच्छी लगती हैं और प्रकृति इतनी ज़्यादा खूबसूरत नजर आती है जिसे देखकर ऐसा लगता है मानो प्रकृति खुशी से नाच रही हो। और जब हमारी नज़र अरहर और सनई जैसे हल्के गोल्डन और पीले रंग की फसल पे पड़ती है तो उन्हें देखकर ऐसा प्रतीत होता है मानो प्रकृति ने सोने का कमरधन पहन रखा हो जो हवा से हिलकर बज रहा हो। देखो जी, अब मैं ये तो कह नहीं सकता कि प्रकृति एकदम आपकी क्रश की कमर जैसी खूबसूरत लग रही है जो सोने का कमरधन पहनी हो। नहीं। खैर, आगे कवि कहते हैं, अब धीरे धीरे खेतों में पीली पीली सरसों की गंध फैलने लगी है और अलसी के नीले नीले फलों को देखकर तो ऐसा लगता है जैसे धरती ब्लू डायमंड पहन रखी हो। हाँ हाँ, वही डायमंड रिंग जिसके बिना तुम्हारी क्रश तुम्हारी वाइफ कभी भी नहीं बन पाएगी। तो इन्हीं बातों को कवि हमारे अगले काव्यांश में लिखते हुए कहते हैं, रोमांचित सी लगती वसुधा। रोमांचित मतलब होता है उत्साह से भर उठना और वसुधा मतलब धरती। मतलब धरती उत्साह से भर उठती है जैसे ही आई जो गेहूं में बाली। जैसे ही गेहूं में बाली आ जाती है, अर्थात धरती उत्साह से भर उठती है जैसे ही गेहूं में बाली आ जाती है। अरहर सनई की सोने की, अरहर और सनई दोनों ही गोल्डन कलर की फसलें हैं। मतलब अरहर और सनई जैसे गोल्डन कलर की फसलों को देखकर ऐसा लगता है जैसे कि किंकिड़ियां हैं शोभाशाली। किंकिड़ियां मतलब होता है कमरबंद और शोभाशाली मतलब सुंदर। मतलब कि अरहर और सनई जैसे गोल्डन फसलों को देखकर ऐसा प्रतीत होता है मानो पृथ्वी अपनी कमर में कमरबंद पहन रखी हो। उड़ती भीनी तैलाक्त गंध। देखो जी, अब मैं भी इंसान हूँ और मुझे भी भीनी मतलब नहीं पता, लेकिन हाँ, तैलाक्त मतलब होता है तेल जैसी और गंध मतलब महक। मतलब हवा में तेल जैसी गंध फैल जाती है जैसे ही फूली सरसों पीली पीली। मतलब जैसे ही खेतों में
पीली पीली सरसों की फसल पक जाती है। अर्थात जैसे ही खेतों में पीली पीली सरसों की फसल आ जाती है, वैसे ही चारों ओर वातावरण में सरसों के तेल जैसी महक फैलती जाती है। लो हरित धरा से झांक रही। हरित मतलब होता है हरे रंग की, और धरा मतलब डेफिनेटली धरती। मतलब लो हरे रंग की धरती से झांक रही है नीलम की कली तीसी नीली। नीलम मतलब होता है ब्लू डायमंड, और तीसी एक प्रकार का पौधा होता है जिसमें नीले नीले फूल होते हैं। मतलब कि हरी धरती से नीले नीले तीसी के फूल को देखकर ऐसा लगता है मानो धरती ब्लू डायमंड पहन रखी हो। अच्छा जी, तो हमारे पिछले काव्यांश की तरह ही इस काव्यांश में भी कवि हमें 4 बातें बताते हैं। पहला, जैसे ही वसंत में गेहूं की बाली आती है, वैसे ही पृथ्वी उत्साह से भर उठती है। दूसरा, अरहर और सनई जैसी गोल्डन फसलों को देखकर ऐसा लगता है जैसे प्रकृति अपनी कमर में कमरबंद पहन रखी हो। तीसरा, सरसों की फसल आते ही खेत खलिहान तेल की गंध से भर उठते हैं। एंड चौथी और आखिरी बात, हरी हरी धरती से झांकते उन नीले नीले तीसी के फूलों को देखकर ऐसा लगता है जैसे पृथ्वी ब्लू डायमंड पहन रखी हो। और अगले काव्यांश में बढ़ने से पहले ये रहा इस काव्यांश से आपका छोटा सा सवाल आपकी स्क्रीन पर। एंड आपका सवाल है, किनकिड़ियाँ हैं शोभाशाली। इस पंक्ति में किनकिड़ियाँ शब्द का क्या अर्थ है? एंड आपके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए कंकड़, ऑप्शन बी सरसों के पेड़, ऑप्शन सी अरहर के पेड़, या ऑप्शन डी कमरबंद। जवाब आपको नीचे कमेंट्स में बताना है। एंड अपने आंसर लॉक करने के लिए आपका 5 सेकंड का समय शुरू होता है अब। और सही जवाब है ऑप्शन डी कमरबंद। तो वहीं हमारे अगले काव्यांश में कवि कहते हैं, चारों ओर फैले इन रंग बिरंगे फूलों के बीच मटर के पौधे ऐसे लग रहे हैं जैसे सहेलियां आपस में बात कर रही हों। और उस मटर के पेड़ में मटर को देखकर तो ऐसा लगता है मानो कोई मखमल जैसी कोमल सी पेटी हो जिसके अंदर बीजों की लड़ियां छिपाई गई हों। और उन फूल पौधों के बीच जब तितलियां एक फूल से दूसरे फूल के बीच उड़ती हैं तो ऐसा लगता है जैसे तितलियां नहीं बल्कि रंग बिरंगे फूल ही एक पेड़ से दूसरे पेड़ के बीच उड़ रहे हों। इन्हीं बातों को कवि हमारे अगले काव्यांश में लिखते हुए कहते हैं, रंग रंग के फूलों में रिलमिल। रिलमिल मतलब होता है मिलकर। मतलब कि रंग बिरंगे फूलों के बीच कहीं मिलकर हंस रही सखियां मटर खड़ी। मटर के पौधे सहेलियों की तरह हंस रहे हैं। अर्थात मटर के पौधे रंग बिरंगे फूलों के बीच मिलजुल कर कहीं सहेलियों की तरह हंस रहे हैं। मखमली पेटियों सी लटकी। और जब हम मटर को देखते हैं तो ऐसा लगता है जैसे मखमल की पेटियां लटक रही हों। छीमियाँ छिपाए बीज लड़ी। छीमियाँ मतलब होता है मटर का एक पीस। और जब हम छीमियों को देखते हैं मतलब मटर के एक पीस को देखते हैं तो ऐसा लगता है जैसे वो बीज की लड़ी को अपने अंदर छिपाए बैठा हो। फिरती है रंग रंग की तितली, और रंग रंग की तितलियां इधर से उधर फिरती रहती हैं रंग रंग के फूलों पर सुंदर। रंग रंग के सुंदर सुंदर फूलों के बीच। अर्थात रंग बिरंगी तितलियां रंग बिरंगे सुंदर सुंदर फूलों के बीच इधर से उधर फिरती रहती हैं। और आगे की पंक्ति में कवि उन फूलों के बीच उड़ती तितलियों को देखकर कहते हैं, फूले फिरते हों फूल स्वयं। मतलब ऐसा लगता है जैसे तितलियां नहीं फूल ही उड़ रही हों, उड़ उड़ वृंतों से वृंतों पर। वृंत मतलब होता है डाल। मतलब एक डाल से दूसरे डाल के बीच। मतलब कि फूल पौधों के बीच जब तितलियां एक फूल से दूसरे फूल के बीच उड़ती हैं तो ऐसा प्रतीत होता है जैसे तितलियां नहीं बल्कि रंग बिरंगे फूल ही एक पेड़ से दूसरे पेड़ के बीच उड़ रहे हों। अच्छा जी, तो हमारे इस तीसरे काव्यांश में भी कवि ने हमें 4 बातें बताई। पहला, रंग बिरंगे फूलों के बीच मटर के पेड़ ऐसे लग रहे हैं जैसे सहेलियां आपस में बात कर रही हों। दूसरा,
जब हम मटर को देखते हैं तो ऐसा लगता है जैसे मखमल पेटी के अंदर दानों की लड़ी भरी हो। तीसरा, रंग बिरंगी तितलियाँ जब सुंदर सुंदर रंग बिरंगे फूलों के बीच उड़ती हैं तो वो बड़ी ही खूबसूरत लगती हैं। और चौथा, जब एक फूल से दूसरे फूल के बीच तितलियाँ उड़ती हैं तो ऐसा प्रतीत होता है जैसे तितलियाँ नहीं बल्कि फूल ही एक डाल से दूसरे डाल के बीच उड़ रहे हों। और ये रहा हमारे स्टैंजा से आपके लिए एक छोटा सा सवाल आपकी स्क्रीन पर। और आपका सवाल है, उड़ उड़ वृंतों से वृंतों पर, इस पंक्ति में वृंतों शब्द का क्या अर्थ है? एंड आपके पास कोई भी ऑप्शंस नहीं है। आंसर आपको नीचे कमेंट्स में बताना है। एंड आंसर सोचने के लिए आपका 5 सेकंड का समय शुरू होता है अब। तो मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में